प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपने जो सीटी 12 लेवल के एग्जाम होने जा रही है, जो आगामी 4 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित हो रही है, उसमें एक मेन टॉपिक है। तो इसका हम क्रमशः इसका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। और ये जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, ये बहुत गहराई से प्रश्नों को उठा रहा है। हमें उनकी जो प्रश्न पूछने की शैली है, उसी शैली के आधार पर अध्ययन करना है और किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं को याद रख सकें, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। दूसरा इसमें है कि आजकल ये ज़्यादा प्रश्न कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो हमें उनके जवाब भी कंपेरेटिवली तैयार करने होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से। इसकी गठन तिथि है 20 अगस्त 1949 और वास्तविक रूप से इसने कार्य शुरू किया वो है 22 दिसंबर 1949। इस दिन एस के घोष ने, जो प्रथम अध्यक्ष थे, एस के घोष, उन्होंने पदभार ग्रहण किया और यह आयोग विधिवत रूप से 2 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करते ही काम करने लग गया। अब सबसे पहला बिंदु इसमें यह आता है कि इसका कार्यकाल कितना है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। इनमें से जो भी पहले हो, यानी कोई व्यक्ति 62 वर्ष का हो जाता है, भले उसका कार्यकाल 4 वर्ष हुआ है, तो वो पद से हटा दिया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो, उस हिसाब से इनका कार्यकाल तय होता है। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। हमें भली भांति पता है कि विभिन्न रियासतों के एकीकरण से राजस्थान बना था और अलग अलग राजाओं ने समय समय पर आज़ादी के बाद भी और वहाँ की क्षेत्रीय जनता ने यह मांग की कि अमुक कार्यालय हमें दिया जाए या राजधानी हमें दी जाए। तो उसी अनुसार में भारत सरकार ने एस.एन. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जो राजधानी का स्थान तय करती या विभिन्न कार्यालयों के लिए विभिन्न शहरों को तय करती। तो उसी एस.एन. राव समिति की सिफारिश पर और जयपुर से अजमेर स्थानांतरण हुआ। तो इसका कार्यालय स्थानांतरण होता है राव समिति की सिफारिश पर। अजमेर स्थानांतरित थे। प्रत्येक जिले में या प्रत्येक शहर में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए एस.एन. राव समिति की सिफारिश पर यह कार्यालय अजमेर को स्थानांतरित किया गया था। अजमेर में और भी राजस्थान सरकार के कार्यालय जिनके डायरेक्टर बैठते हैं, जैसे रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को दिया गया, अपने ये RPSC अजमेर को दी गई। इसके बाद ये आता है कि इसमें
संविधान के किस भाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संविधान का भाग 14, भाग 14 का अनुच्छेद 308 से 323 सेवाओं से संबंधित है। लेकिन अपने यहाँ लोक सेवा आयोग जिसमें 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग भारत में हैं। एक तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीएससी, तीसरा है जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इनमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जबकि पीएससी जो स्टेट पीएससी है, किसी भी राज्य की अपने अलग से एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे राजस्थान का है, तो इसमें नियुक्तिकर्ता राज्यपाल होते हैं। अब हम इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं कि कौन से अनुच्छेदों में इसका गठन है। तो भाग हमने 40 पढ़ा पहले, अब आता है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी और प्रत्येक पीएससी, प्रत्येक स्टेट की, तो इसमें आरपीएससी भी कहेंगे, और यह जेपीएससी यानी जॉइंट पब्लिक कमीशन 2 या 2 से अधिक राज्यों के, इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 में है। क्योंकि हम आज राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अपन सारी बातें राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित करेंगे, लेकिन यही समझदाराएं हम संविधान की वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित भी हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संविधान का अनुच्छेद 315 राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 315 में के गठन की प्रक्रिया है। 316 में, अनुच्छेद 316 में जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित है। तो अनुच्छेद 316 है कार्यकाल एवं नियुक्ति से संबंधित। तो अपने हो गया अनुच्छेद 315 और 316। अब बारी आती है अनुच्छेद 317 की। अनुच्छेद 317 में समय से पूर्व इनको हटाए जाने की प्रक्रिया है। हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, और मतलब अपन याद रखेंगे कि 17 से खतरा, यानी कोई भी व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर या चेयरमैन यदि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक जांच उठा सकते हैं, और उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको पद से हटा दिया जाता है। अब इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दोषी ठहरा दिया और फिर भी राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है उनको हटाने की, तो वहाँ राष्ट्रपति महोदय के अधिकार सीमित हैं और उनको उस सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटाना ही पड़ेगा। अब इसमें एक तो आता है निलंबन
निलंबन की शक्ति राज्यपाल को है, यानी सस्पेंड करने का जो पावर है आरपीएससी के मेंबर को या अध्यक्ष को, वो राज्यपाल के पास है। और दूसरा शब्द है बर्खास्त की, यानी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी अपने पद से हमेशा के लिए उनको हटा दिया जाना, वो है राष्ट्रपति महोदय के पास। सर्वोच्च न्यायालय की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति महोदय आरपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को उसके समय से पूर्व हटा देते हैं। अब तीसरी बात एक इसमें यह भी आती है कि यदि वो अपना पद त्याग करना चाहे, आरपीएससी का मेंबर या उसका सदस्य या चेयरमैन यदि त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? तो त्याग पत्र हमेशा राज्यपाल को दिया जाएगा। अपने 315, 316 और 317 के बारे में चर्चा की है। अब आता है मुझे 318। तो 318 में आरपीएससी से संबंधित नियम है और सदस्य और जितने भी आरपीएससी के कार्मिक यानी कर्मचारी हैं, उसमें अधिकारी लेवल के भी, अनुभाग अधिकारी भी आते हैं, उसमें लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी आते हैं, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भी आते हैं। तो इन समस्त की जो सेवा शर्तें हैं वो है 318 में। फिर आता है अनुच्छेद 319 में यह वर्णन है कि किसी भी आरपीएससी के मेंबर को यदि विधिवत उसके पद से हटा दिया गया है तो हटाए जाने के बाद वो पद पर नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। इसके बाद आता है अनुच्छेद 320 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। अब आरपीएससी के कार्य कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे। यह अनुच्छेद 320 से संबंधित है। इसमें एक तो है भर्ती आयोजित करना, भर्ती में सीधा साक्षात्कार भी हो सकता है, यानी आरपीएससी के पास जो रिक्त पदों की सूचना है और रिक्त पदों के 3 गुना तक यदि अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आते हैं तो आरपीएससी सीधे साक्षात्कार करती है 3 गुना से कम पर। अन्यथा 3 गुना होने पर लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार, इनके द्वारा आरपीएससी भर्ती करती है। और कई परीक्षाओं में केवल लिखित परीक्षा है, जैसे स्कूल व्याख्याता, सेकेंडरी प्रधानाध्यापक, सेकेंड ग्रेड अध्यापक, इन सभी में केवल लिखित परीक्षा है। अभी राजस्थान सरकार ने अभी एक नया संशोधन किया है, उसमें केवल 3 ही प्रकार की भर्तियों में साक्षात्कार आयोजित होंगे, बाकी में साक्षात्कार नहीं होंगे।
वो तीनों भर्तियाँ जैसे कॉलेज लेक्चरर है और जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके लिए है, एक RS के द्वारा जो भर्ती होती है उनमें आएगा। अब हमने ये अनुच्छेद 320 में भर्ती वाला प्रकरण पढ़ा है और केवल ये सलाहकारी निकाय है, यानी भर्ती के लिए ये सलाह दे सकते हैं, कैंडिडेट्स का चयन करके लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट देने की शक्ति राज्यपाल महोदय में निहित है और उन RPSC के सिलेक्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति से वंचित भी किया जा सकता है। तो केवल RPSC सलाहकारी निकाय है। अभी 320 में इसके कार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कार्य हो गया भर्ती, दूसरा हो गया पदोन्नति, पदोन्नति से संबंधित नियम, नियमों में राज्य सरकार को सुझाव, और इसके बाद अनुशासन विभागीय जो पदोन्नति समिति होती है जिसको हम DPC कहते हैं, विभागीय पदोन्नति समिति, जिसको इंग्लिश में DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कहते हैं। DPC की अध्यक्षता सदस्य या अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यानी राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें जो डिपार्टमेंट प्रमोशन करते हैं उनमें एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी की अध्यक्षता सदैव RPSC का मेंबर या RPSC का अध्यक्ष करता है। RPSC के अनुमोदन के बाद ही वो DPC विधिवत मानी जाती है, अन्यथा नहीं। फिर इसमें एक बिंदु और है, अनुशासनात्मक मामलों में जो भी किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके द्वारा यदि अनुशासन भंग किया जाता है और राज्य सरकार का कोई विभाग यदि अनुशासनात्मक मामले को RPSC को भेज देता है तो RPSC उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करती है। ये थोड़ा सा इसके कार्यों से अलग हटके है, क्योंकि हम RPSC का अर्थ यही समझते हैं कि ये केवल और केवल भर्ती निकाय है, जबकि इसका भर्ती के अलावा भी इसके थोड़े व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे पदोन्नति समितियां, पदोन्नति के नियम वगैरह। एक स्थानांतरण के नियमों में भी सरकार को सुझाव देती है। स्थानांतरण के नियमों में सरकार को सुझाव, ये कार्य भी RPSC करती है। अब आता है अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 में RPSC के कार्य विस्तार से संबंधित है। यानी RPSC को जो वर्तमान में जो कार्य दिए गए हैं उनसे और बढ़ा करके भी कार्य दिए जा सकते हैं और ज्यादा विभागों की भर्ती RPSC को सौंपी जा सकती है। अनुच्छेद 321 में है, जैसे अपना नगर पालिका की अभी जो भर्ती हो रही है EO की, वो EO की भर्ती पहले सरकार ने 2008 से पहले विभाग करता था, नगर पालिका जो स्वायत्त शासन विभाग है वो 2008 की भर्ती RPSC को दी थी और उसके बाद सरकार ने वापस RPSC से वो भर्ती स्वायत्त शासन विभाग को दे दी। और 2022 में जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके और नगर पालिका की जो भर्तियां हैं राजस्व अधिकारी की और EO की, तो इनको वापस RPSC को सौंप दिया गया है। तो किसी भी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर करना या आयोग के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करना, यह राज्य सरकार और महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है।
इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 322 की। अनुच्छेद 322 ये कहता है कि आरपीएससी के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारी, राज्य की जो संचित निधि है वेतन भत्ते भारित है, और राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल इनमें कभी कटौती नहीं कर सकता और कभी भी इसमें मतदान नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधानसभा में मतदान नहीं हो सकता। फिर आता है अनुच्छेद 323, ये आरपीएससी से संबंधित अंतिम अनुच्छेद है। इसमें राज्यपाल को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दिया जाता है। इस प्रतिवेदन में यह लिखा जाता है कि आरपीएससी ने इस वर्ष कितने अभ्यर्थियों का चयन किया, कितने विभागों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध करवाए और उनकी रिपोर्टों के ऊपर या पदोन्नति की अनुशंसाएं हैं उनके ऊपर संबंधित विभाग ने कार्यवाही की या नहीं की। इससे संबंधित जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल महोदय को दिया जाता है और राज्यपाल महोदय इस प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया आरपीएससी से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, यानी भाग 14 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी से संबंधित अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कार्यों के बारे में। हमने सबसे पहले चर्चा कर ली है। अब जो है आरपीएससी के मेंबर्स की जो स्वतंत्रताएं हैं वो क्या क्या है। संविधान ने इनको पर्याप्त स्वतंत्रताएं दी है, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मुक्त होकर के ये अपना काम कर सकें, इसके लिए संविधान में अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। तो एक तो इनमें ये है कि संचित निधि पर वेतन है, भारित है इनका, भारित वेतन भत्ते। दूसरा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार कोई अलाभकारी परिवर्तन मेंबर्स और अध्यक्ष के बारे में नहीं कर सकते। तीसरा है कि ये कोई नियोजन किसी विभाग में, भले भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या कोई निजी फैक्ट्री वगैरह हो, उसमें नियोजन स्वीकार नहीं कर सकते। एक शब्द आता है कि पुनर्नियुक्ति। आरपीएससी के मेंबर को पुनः आरपीएससी के मेंबर के पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता, यानी सदस्य को सदस्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इनको कहाँ नियुक्त किया जाता है? केवल आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर, दूसरा यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
और सदस्य पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हमें पता है कि आरपीएससी का जो सदस्य है वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु होती है रिटायरमेंट की 65 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए वो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की का कार्यकाल भी 6 वर्ष है और उसकी रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। आरपीएससी के कई मेंबर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं आरपीएससी सदस्यों की या अध्यक्ष की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। संविधान में स्पष्ट रूप से इनकी कोई योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि वो स्नातक हों या परास्नातक हों या एमबीबीएस की डिग्री हो, ऐसा कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया गया है। केवल और केवल यही लिखा गया है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य, आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राजस्थान सरकार के किसी पद पर कम से कम 10 साल की सेवा कर चुके हों। बाकी जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, अब सेवा में भी ये लिखा गया है कि सेवा सेकंड ग्रेड टीचर की है, थर्ड ग्रेड टीचर की है या वैद्य की है, डॉक्टर की है या पुलिस अधीक्षक की है या कलेक्टर के रूप में है। ऐसा कोई वर्णन इसके प्रावधानों में नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि 10 वर्ष की सरकारी सेवा आधे सदस्यों के पास होनी चाहिए। जैसे हम आरपीएससी के गत सदस्यों की चर्चा करते हैं तो इसमें कई कॉलेज लेक्चर भी इसके सदस्य रह चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, या उनका जो थोड़ा कार्यकाल बाकी था तो उनको आरपीएससी का मेंबर नियुक्त कर दिया गया। कई वकील कोटे से भी बने हैं और कुछ सदस्य स्कूल व्याख्याता के पद पर रहते हुए भी आरपीएससी के मेंबर बने हैं। और आरपीएससी के चेयरमैन तो एक वैद्य भी रह चुके हैं जो वैद्य के पद से सीधे आरपीएससी के चेयरमैन बने थे। तो ये राज्य सरकार की और माननीय राज्यपाल महोदय की इच्छा पर निर्भर है कि किस व्यक्ति को सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी जो आधे सदस्य हैं उनके पास तो सरकारी अनुभव होना चाहिए और आधे सदस्यों के पास सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। इसमें कई वकील भी जैसे विनोद बिहारी शर्मा आरपीएससी के मेंबर रह चुके हैं, कई मेंबर वकील कोटे से भी बन चुके हैं और कुछ विधायक रहने के बाद भी आरपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं कांता कथुरिया जी की, तो कांता कथुरिया जी पूर्व में एक्स एमएलए हैं। एक्स एमएलए कहाँ की है? कोलायत की। कोलायत से आप विधायक रह चुके हैं और उसके बाद आपको आरपीएससी का मेंबर नियुक्त किया गया था। कांता कथुरिया वो पहला नाम है जो महिला होते हुए भी संघ लोक सेवा आयोग की मेंबर बनी थी। तो एक प्रश्न भी आया था पिछली बार कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में कि आरपीएससी की वो 2 महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुके हैं, तो आरपीएससी मेंबर
और उसके बाद यूपीएससी में यानी संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। एक और समानता हम चर्चा करेंगे प्रकाशवती शर्मा की। प्रकाशवती शर्मा बीकानेर से बिलोंग करती थी और इनको भी आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। आरपीएससी मेंबर के बाद ये वैसे कॉलेज लेक्चर थी, आरपीएससी सदस्य और उसके बाद यूपीएससी सदस्य भी प्रकाशवती शर्मा रह चुकी है। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी। तो दोनों में समानता हो गई कि बीकानेर की 2 महिलाएं आरपीएससी की सदस्य बन चुकी हैं और वो दोनों ही महिलाएं संघ लोक सेवा के मेंबर भी रह चुकी हैं। तो ये अपने एक अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। एक और नाम आता है कमला भील। मित्रों, कमला भील जनजाति महिला के रूप में प्रथम सदस्य थी, यानी एसटी वर्ग की थी। एसटी वर्ग की महिला एसटी वर्ग की प्रथम सदस्य बनी थी। महिला एसटी वर्ग की